क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका मन किसी अजीब सी भावना से भर गया है? दरवाजे की घंटी बजती है, कोई आना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको एक बेचैनी महसूस होती है, एक आंतरिक प्रतिरोध, एक गहरी इच्छा जो कहती है नहीं। आप लोगों से नफरत नहीं करते, न ही दुनिया से नाराज हैं। लेकिन सच कहें तो आपको मेहमानों का आना पसंद नहीं। आप अपने शांत घर, अपनी अबाधित दिनचर्या, अपनी संरक्षित ऊर्जा से प्यार करते हैं। यदि यह आपको परिचित लगता है, तो एक गहरी सांस लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसे शायद ही कोई खुलकर स्वीकार करता है। वह गहरी, अक्सर गलत समझी जाने वाली बेचैनी, जो उन लोगों को होती है जो अपने निजी स्थान में किसी के आने को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और नहीं, आप असभ्य या असामाजिक नहीं हैं। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कार्ल युंग के अनुसार यह व्यवहार आपकी प्रकृति में कुछ बहुत गहरे संकेत दे सकता है। आज मैं आपको युंग के 6 गहन अंतर्दृष्टियां दिखाऊंगा जो बताती है कि कुछ लोगों को मेहमानों का आना क्यों क्यों पसंद नहीं, और यह न केवल स्वाभाविक है, बल्कि यह एक मूल्यवान आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का संकेत हो सकता है। तो अंत तक हमारे साथ रहें। यदि आपने कभी अकेले रहने की इच्छा के लिए अपराध बोध महसूस किया है, तो आज आप समझ सकते हैं कि यह आपकी मनोवैज्ञानिक वृद्धि से अधिक संबंधित है, न कि किसी चरित्र दोष से। युंग की अंतर्दृष्टियों में जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। क्या आपको भी तब बेचैनी होती है जब कोई बिना बताए आपके दरवाजे पर आ जाता है? मैं वाकई जानना चाहता हूं कि क्या आप इसमें खुद को देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग सामाजिक समारोहों या पार्टियों और घर पर मेहमानों के आने में आनंद लेते हैं, जबकि आपको मेहमानों के बारे में सोचने मात्र से थकान महसूस होती है? या शायद आपको बात करना पसंद है, आपके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही कोई आपके घर में प्रवेश करना चाहता है, आपके अंदर कुछ सिकुड़ जाता है, जैसे किसी और की मौजूदगी आपकी ऊर्जा को सोख लेती है। इसका एक स्पष्टीकरण है। 20वीं सदी के महानतम मनोवैज्ञानिकों में से एक कार्ल युंग ने 2 व्यापक रूप से प्रचलित शब्दों को लोकप्रिय किया, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। लेकिन गलती न करें, यह केवल शर्मीलापन या सामाजिकता के बारे में नहीं है। युंग सामाजिक व्यवहार की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि मानसिक ऊर्जा के प्रवाह की। बहिर्मुखी अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर निर्देशित करते हैं। उन्हें बाहरी संपर्क और उत्तेजना से पोषण मिलता है। बाहरी दुनिया उन्हें ताकत देती है। दूसरी ओर अंतर्मुखी लगभग इसके विपरीत कार्य करते हैं। वे अपने भीतर से रिचार्ज करते हैं। उनकी ऊर्जा का स्रोत है शांति, आत्मनिरीक्षण, एकांत। जब वे बहुत अधिक बाहरी दुनिया के संपर्क में आते हैं, लंबी बातचीत, अप्रत्याशित मेहमान, शोर या व्यवधान, उनका दिमाग बंद होने लगता है। यह अभिमान के कारण नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के कारण होता है। यही मुख्य बात है। मेहमानों को नापसंद करना कोई सामाजिक कमी नहीं है। यह आपकी ऊर्जा संरचना का प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। यदि आप अधिक अंतर्मुखी हैं और कई लोग इसे महसूस भी नहीं करते, तो आपका घर केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थान है, एक कोकून, जहां आपकी ऊर्जा पुनर्गठित होती है, जहां आपका मानस संतुलन पाता है। जब कोई उस स्थान में कदम रखता है, भले ही उनके इरादे सबसे अच्छे हों, वे उन अदृश्य धागों को छूते हैं जिन्हें आपने पूरे दिन व्यवस्थित करने में बिताया है। किसी और की मौजूदगी आपको अपनी सामाजिक मुखौटा, अपनी पर्सोना को सक्रिय करने के लिए मजबूर करती है। ऐसा करने में आप अपने वास्तविक स्व से दूर चले जाते हैं। और क्या आप जानते हैं? यह थकाऊ है। युंग ने कहा कि अंतर्मुखता कोई सचेत विकल्प नहीं, बल्कि आत्मा का स्वभाव है। इसलिए जब आप इस आंतरिक आवेग के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, तो यह केवल अधिक संघर्ष और थकान की ओर ले जाता है। कुछ लोग कह सकते हैं, ओह, वे बहुत संकोची हैं, उन्हें बस कंपनी पसंद नहीं। लेकिन कई लोग ये नहीं देखते कि जो ठंडापन या उदासीनता दिखता है, वह अक्सर सिर्फ आत्मरक्षा होता है। एक मनोवैज्ञानिक डाल जो आपके अचेतन ने आपके आंतरिक विश्व की रक्षा के लिए स्थापित की है। कार्ल युंग ने इस प्रक्रिया को छाया कहा। छाया, खैर, ये आपका वह हिस्सा है जिसे आप पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन ये वहां है, चुपके से छिपा हुआ, और ये आपकी भावनाओं, आपकी प्रतिक्रियाओं, आपकी सबसे गहरी बेचैनियों को नियंत्रित करता है। जब कोई आपके घर में कदम रखता है, आप सिर्फ एक भौतिक दरवाजा नहीं खोल रहे होते। आप अनजाने में उन्हें उस स्थान में प्रवेश दे रहे होते हैं जहां आपकी ऊर्जा सबसे शुद्ध, लेकिन सबसे कमजोर भी होती है।
यही वह जगह है जहां छाया काम करना शुरू करती है। छाया में वह सब कुछ होता है जिसे आपने किसी कारण से दबा दिया है। आपकी व्यक्तित्व के वे पहलू जिन्हें आपको छिपाना पड़ा, पुरानी आशंकाएं, अनसुलझी यादें, अनकहे घाव। इसे इस तरह से कल्पना करें। कोई घंटी बजाता है, आप एक साथ बैठते हैं, बात शुरू करते हैं, और आराम करने के बजाय आपको अंदर से बेचैनी महसूस होती है। एक अजीब सी असहजता उभरती है और कभी-कभी आप ये भी नहीं समझ पाते कि क्यों। सच्चाई यह है कि उस व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी आवाज़, उनका व्यवहार अनजाने में आपके मानस के किसी अंधे कोने को छू सकता है। कुछ ऐसा जिसे आपने देखने की ही हिम्मत नहीं की, कुछ जो छाया में रहता है। यही कारण है कि युंग ने कहा, जो आप चेतना में नहीं लाते, वह आपके जीवन में भाग्य के रूप में प्रकट होता है। कभी-कभी वह भाग्य सामाजिक असहजता के रूप में प्रकट होता है। एक सामान्य सी मुलाकात अचानक बेचैनी, आक्रमण का एहसास या उस व्यक्ति को जाने के लिए कहने की लगभग शारीरिक इच्छा को जगा देती है। ये अभिमान नहीं है, ये आपका अचेतन है जो आपकी आंतरिक अखंडता की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, और भी बहुत कुछ है। छाया केवल अंधेरा नहीं रखती, इसमें संभावनाएं, प्रतिभाएं, छिपे हुए सत्य भी होते हैं जिन्हें आपने अभी तक अपनाने की हिम्मत नहीं की। जितना अधिक आप सतह पर रहते हैं, अनुकूलन करते हैं, विनम्र बने रहते हैं, सामाजिक मेलजोल को मजबूर करते हैं, उतना ही कम स्थान आपकी आत्मा को सांस लेने के लिए मिलता है। तो यदि आपको अकेले रहने की ज़रूरत महसूस होती है, यदि मेहमानों का विचार आपको अभिभूत करता है, तो आपकी छाया शायद कह रही है, हे, सुनो, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें स्थान चाहिए, तुम्हें खुद चाहिए। इसे सुनना साहस का कार्य है। क्या आप उस राहत की भावना को जानते हैं जब आप एक लंबे दिन के बाद आखिरकार घर लौटते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, जूते उतारते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और बस वहां होते हैं? युंगियन मनोविज्ञान में घर केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, यह आत्मा का प्रतीक है। यह आपके आंतरिक अवस्था को दर्शाता है। जब कोई उस स्थान में कदम रखता है, वे सिर्फ आपके लिविंग रूम में नहीं आ रहे, वे पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। युंग का मानना था कि प्रतीक शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। घर मानस का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। यह स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। हम जो है उसका केंद्र, जहां सब कुछ संतुलन पाता है, जहां उपचार होता है। हर कमरा आपके व्यक्तित्व के एक पहलू का प्रतीक है। बेडरूम आपकी अंतरंगता, लिविंग रूम आपका सामाजिक मुखौटा, रसोई आपका भावनात्मक पोषण, तहखाना अचेतन, अटारी आपके उच्च विचार, और मुख्य दरवाजा ये आपके और दूसरों के बीच की सीमा है। जब कोई उस सीमा को पार करता है, आपका अचेतन कुछ बाहरी के प्रवेश को महसूस करता है। ये केवल एक भौतिक मौजूदगी नहीं है, ये एक विदेशी ऊर्जा है, विचारों, कहानियों, तनावों से भरी हुई। यदि आप अंतर्मुखी या संवेदनशील हैं, या यदि आप व्यक्तिगत बनने की प्रक्रिया में हैं, अपनी सच्ची आत्म बनने की प्रक्रिया में, यह अविश्वसनीय रूप से थकाऊ हो सकता है। युंग के लिए घर दुनिया के खिलाफ एक रक्षात्मक दीवार नहीं है, यह एक आंतरिक दर्पण है। यदि आपको अपने घर में शांति महसूस होती है, तो आपके अंदर भी कुछ व्यवस्थित है। लेकिन यदि मुलाकातें आपकी शांति को भंग करती हैं, माहौल को बदल देती हैं, चुप्पी को तोड़ देती हैं, शायद यह आपका अचेतन फुसफुसा रहा है, यह आत्मा अभी बन रही है। मैं सभी दरवाजे खोलने के लिए तैयार नहीं हूं, और यह पूरी तरह से ठीक है। अपने घर की रक्षा करना अपने आप की रक्षा करना भी है। गहराई मनोविज्ञान में अपनी सीमाओं का सम्मान करना उपचार और एकीकरण का एक केंद्रीय कदम है। तो यदि आपने कभी मेहमानों को न चाहने, अकेले रहना पसंद करने के लिए अपराध बोध महसूस किया है, तो अब आप जानते हैं कि आप खुद को अलग नहीं कर रहे। आप उस मंदिर का सम्मान कर रहे हैं जहां आपकी आत्मा निवास करती है। क्या आपने कभी जबरदस्ती एक विनम्र मुस्कान दी है जब आपके मन में बस चुप्पी की चाह थी? कॉफी बनाई, बात की, दोस्ताना व्यवहार किया, जबकि मन ही मन सोच रहे थे, यह मुलाकात कब खत्म होगी? यह कठोर लगता है ना? आपको लगता है कि आप कृतघ्न हैं, निर्दयी हैं। लेकिन चिंता न करें, कार्ल युंग हमें समझने में मदद करते हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। युंग ने इसे पर्सोना कहा, वह मुखौटा जो हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए पहनते हैं। यह सामाजिक भूमिका है। हाँ, हमारा वह संस्करण जो काम, परिवार, रिश्तों, यहाँ तक कि एक मुलाकात के लिए अनुकूलित होता है। पर्सोना गलत नहीं है, लेकिन यह सीमित है। यह आपकी पूरी आत्मा नहीं है, बस इसका एक हिस्सा, अक्सर सबसे सामाजिक रूप से स्वीकार्य हिस्सा। समस्या तब शुरू होती है जब आपको अपने ही घर में, जहां आप अपने वास्तविक स्व हो सकते हैं, यह मुखौटा पहनना पड़ता है।
जिन लोगों की पर्सोना विशेष रूप से मजबूत होती है और इसमें कई अंतर्मुखी, संवेदनशील, अवलोकनशील लोग शामिल हैं, उनके लिए एक मुलाकात पूरी तरह से थकाऊ हो सकती है। अचानक आपको प्रदर्शन करना पड़ता है, शब्द चुनने पड़ते हैं, चेहरे के भावों को नियंत्रित करना पड़ता है, बातचीत की अवधि पर नज़र रखनी पड़ती है, रसोई में बर्तनों के बारे में सोचना पड़ता है, रोशनी के बहुत तेज या मंद होने के बारे में। यह सब मानसिक ऊर्जा का उपभोग करता है, बहुत सारी ऊर्जा। युंग ने कहा, पर्सोना आवश्यक है, यह हमें समाज में कार्य करने में मदद करती है। लेकिन जब हम पर्सोना को अपने वास्तविक स्व समझ लेते हैं तो आत्मा चिल्लाने लगती है। शायद यही कारण है कि आपको मुलाकातों के प्रति इतना आंतरिक प्रतिरोध महसूस होता है। ये लोगों को नापसंद करने के बारे में नहीं है। ये उस मजबूरी के बारे में है जब आपको दिखावा करना पड़ता है, सामाजिक रूप से स्वीकार्य छवि बनाए रखनी पड़ती है, जबकि आप वास्तव में बस शांति चाहते हैं, नंगे पांव खिड़की से बाहर देखते हुए। और क्या आप जानते हैं कि इससे भी बुरा क्या है? कई लोग वर्षों तक अपनी पर्सोना पहने रहते हैं। घर पर भी वे मेहमानों का स्वागत करते हैं, प्रयास करते हैं, मुस्कुराते हैं और अंदर से पूरी तरह थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। लेकिन यहाँ गहराई मनोविज्ञान से एक मुक्तिदायक सत्य है। आपके अपने स्थान में पूरी तरह से स्वयं होने का अधिकार है। आपको मुलाकातों को ना कहने का अधिकार है। आपको बिन बुलाए मेहमानों को मना करने का अधिकार है। क्योंकि जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद को छोड़ देते हैं। ऐसे क्षण आते हैं जब आप बस अकेले रहना चाहते हैं। ये कोई त्रासदी या दुख के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा शांति की पुकार करती है। उन क्षणों में कई लोग अजीब असामाजिक महसूस करते हैं। आखिरकार हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो हमेशा लोगों के बीच रहने वालों, जोर शोर से सक्रिय मौजूद लोगों की प्रशंसा करती है। लेकिन कार्ल युंग ने इसे अलग तरह से देखा। उनके लिए वापस हटने की इच्छा अक्सर जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक की शुरुआत होती है, व्यक्तिगत बनने की यात्रा। यात्रा व्यक्तिगत बनना का अर्थ है वह बनना जो आप पैदा होने के लिए आए थे। न कि वह जो समाज आपसे अपेक्षा करता है, न कि वह जो आपके माता पिता ने भविष्यवाणी की थी, न कि वह पर्सोना जिसे आपने अपनाया है, बल्कि वह सच्चा आप जिसमें आपका सार और सत्य है। ये प्रक्रिया शोर में नहीं होती, बल्कि शांति में, वापसी में, ठहराव में होती है। यही कारण है कि मेहमानों के साथ असहजता केवल आलस्य या भावनात्मक अस्थिरता नहीं है। ये आपकी आत्मा है जो आपको व्याकुलताओं से बचाने की कोशिश कर रही है, ताकि आप सुन सकें कि आपके भीतर क्या फुसफुसा रहा है। आपके अंदर कुछ उभरना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपको अकेले समय चाहिए। युंग ने स्पष्ट किया, एकांत का मतलब ये नहीं कि आपके आसपास कोई नहीं है, बल्कि ये कि आप वह व्यक्त नहीं कर पाते जो आपके लिए वास्तव में मायने रखता है। अपने आप को सुनने से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? लेकिन यह सब उस मेहमान के बीच में कैसे हो सकता है जो जाने का नाम नहीं लेता, उन बातचीतों में जो आत्मा को नहीं छूती? सच्चाई यह है कि जीवन के कुछ चरणों में सचेत एकांत की मांग होती है, न कि भागने के लिए, बल्कि डूबने के लिए। आप पीछे नहीं हटते ताकि गायब हो जाए। आप पीछे हटते ताकि और अधिक पूर्ण, स्पष्ट, मजबूत और अधिक अपने आप बनकर लौटे। जबकि बाहरी दुनिया आपका ध्यान मांगती है, पार्टियां, सामाजिक दायित्व, मौजूदगी, आपका आंतरिक विश्व कुछ और मांगता है। थोड़ा और रुकें, दरवाजा न खोलें, पहले अपने आप का ख्याल रखें। शायद आपने इसे सुनते हुए महसूस किया हो, वह अजीब सी भावना जो लगभग राहत की तरह है, वह शांत गहरी स्थिरता जब आखिरकार कोई उस चीज के बारे में बोलता है जिसे आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे लेकिन कभी समझा नहीं पाए। इसे विश्वास करें। अम, मेहमानों के साथ ये असहजता, वो लगभग शारीरिक बेचैनी जिसे आप लंबे समय से अपनी व्यक्तिगत कमी मानते थे, वास्तव में कुछ बहुत गहरे का प्रतिबिंब है। अगर कार्ल युंग अभी आपके बगल में बैठे होते अपनी शांत गहरी नजरों के साथ, तो शायद वह दोष निरत कहते, अकेले रहने की इच्छा में आप गलत नहीं हैं। आप बस अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं और ये दुर्लभ है। अब मैं आपके साथ युंगियन मनोविज्ञान की 6 गहन अंतर्दृष्टियां साझा करता हूं उन लोगों के बारे में जो अपने घर में अकेले रहना पसंद करते हैं। पहला, आप शायद स्थान की ऊर्जा के प्रति उतने संवेदनशील हैं जितना आपको एहसास भी नहीं है। युंग ने कहा, अचेतन वह देखता है जो चेतन मन छोड़ देता है। कुछ लोग दूसरों के मानसिक क्षेत्र के प्रति गहरे रूप से सन्नादित होते हैं। उनकी आवाजें, नजरें, चुप्पियां,
सब कुछ आपको प्रभावित करता है। जब कोई आपके घर में प्रवेश करता है, वे न केवल अपने शरीर को लाते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा, भावनाएँ, अनसुलझी कहानियाँ लाते हैं और आप इसे एक भारीपन, एक आंतरिक बेचैन रूप में महसूस करते हैं और ये थकाऊ है। दूसरा, आपके मानस को स्थान चाहिए। युंग ने अंतर्मुखता को आत्मा को व्यवस्थित करने की स्वाभाविक आवश्यकता के रूप में देखा। शांति में अकेले समय आपके दिमाग को पुनर्गठन करने में मदद करता है, लेकिन एक ही मुलाकात इस नाजुक संतुलन को भंग कर सकती है। जो दूसरों को आलस्य लगता है, वह वास्तव में आपका सिस्टम हवा के लिए हाँफ रहा है। तीसरा, निरंतर सामाजिक मेलजोल आपको अपने आप से अलग कर सकता है। युंग ने कहा कि सच्चा स्व केवल आंतरिक शांति में उभर सकता है। विनम्र बातचीत, निरंतर मौजूदगी, दोस्ताना व्यवहार, ये सब आपको आपके गहरे अस्तित्व से दूर खींचता है। ये नहीं कि आपको लोग पसंद नहीं, लेकिन दूसरों के साथ रहने के लिए आपको अक्सर खुद को एक तरफ रखना पड़ता है। चौथा, किसी और की मात्र मौजूदगी आपकी छाया को ट्रिगर कर सकती है। छाया, युंग का शब्द उन सभी चीजों के लिए जिन्हें हमने दबा दिया है, यादें, आघात, व्यक्तित्व के अवांछित पहलू। कभी कभी मेहमान का एक सामान्य सा रिमार्क ही काफी होता है और अचानक आपको बेचैनी या चिड़चिड़ापन महसूस होता है। यह हमेशा उस व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये उस बारे में है जो वे आप में ट्रिगर करते हैं, आपके मानस का वह हिस्सा जो अभी तक एकीकृत नहीं हुआ है। पांचवां, यह वापसी जो आप कभी कभी महसूस करते हैं, वह कुछ पवित्र की शुरुआत हो सकती है, आपकी व्यक्तिगत बनने की प्रक्रिया। युंग ने कहा कि व्यक्तिगत बनना, इंडिविजुएशन का अर्थ है अपना सच्चा स्व बनना। वह यात्रा उस क्षण शुरू होती है जब आप दुनिया को खुश करने की कोशिश बंद करते हैं और अपने आप को सुनना शुरू करते हैं। जब आपको एहसास होता है कि आपको समय चाहिए, शांति चाहिए, दूरी चाहिए, न कि जीवन से भागने के लिए, बल्कि इसके साथ अधिक गहराई और प्रामाणिकता से जुड़ने के लिए। और अंत में छठा सत्य, आप अपने आप को सुनना सीखते हैं। आप बिना अपराध बोध के ना कहना सीखते हैं, बिना बुरा महसूस किए दरवाज़ा बंद करना सीखते हैं, बिना असभ्य महसूस किए अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं। क्योंकि हर बार जब आप तब दयालु होते हैं जब आप नहीं चाहते, हर मुस्कान, हर इशारा जो आप बिना ऊर्जा के देते हैं, आप अपने आप को छोड़ देते हैं ताकि किसी और की दुनिया में फिट हो सकें। आपने महसूस किया है कि आप अब ऐसे नहीं जी सकते। अब समय है अपनी आत्मा का सम्मान करने का। कल्पना करें, एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति रात में एक शांत रास्ते पर अकेले चल रहा है, हाथ में लालटेन लिए। यह सन्यासी की शास्त्रीय छवि है, युंगियन मनोविज्ञान में एक प्राचीन आकृति जिसका गहरा अर्थ है। युंग ने कहा, सन्यासी एक आर्कटाइप है, एक प्राचीन छवि, एक सार्वभौमिक ऊर्जा जो हम में से प्रत्येक में रहती है, भले ही हम इसे हमेशा पहचानें या व्यक्त न करें। इसका आपके साथ, मेहमानों से बचने और घर में अकेले रहने की इच्छा के साथ क्या संबंध है? बहुत कुछ। सन्यासी उस आंतरिक पुकार का प्रतीक है जो आपको वापस हटने, बुद्धि और आत्म मौजूदगी के लिए बुलाती है। ये वह आवेग है जो आपको दरवाजा बंद करने और फोन बंद करने के लिए प्रेरित करता है, न कि भागने के लिए, बल्कि यह सुनने के लिए कि आपके अंदर क्या हो रहा है। सन्यासी चुप्पी में रहता है क्योंकि वह जानता है कि केवल शांति में ही सबसे चमकदार प्रकाश उभरता है। यह आर्केटाइप खाली या रोगात्मक एकांत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि भीतर देखने, अपनी अंधेरे, शंकाओं, डरों का सामना करने और ऐसा करने में अपने आंतरिक प्रकाश को खोजने का साहस करता है। कोई और आपको यह प्रकाश नहीं दे सकता, केवल आप इसे पा सकते हैं। इसके लिए सन्यासी को एक पवित्र स्थान चाहिए, अक्सर आपका अपना घर, आपका अभयारण्य। यदि आपको मेहमानों से बचने, चुप्पी बनाए रखने की लगभग अप्रतिरोध की इच्छा महसूस होती है, तो यह आपका आंतरिक सन्यासी पुकार रहा हो सकता है। यह आपसे धीमा करने, बाहरी दुनिया के शोर में खो जाने के बजाय अपने मूल स्व से फिर से जुड़ने के लिए कहता है। युंग का मानना था कि इस पुकार का जवाब देना मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सन्यासी के रास्ते पर चलना दुनिया की उन्मत्त गति, उथले रिश्तों, हमेशा उपलब्ध और सामाजिक होने के निरंतर दबाव के खिलाफ एक प्रतिरोध का कार्य भी है। यह आत्म प्रेम का कार्य है, आत्मा की देखभाल का। तो अगली बार जब कोई पूछे कि आपको अकेले रहना क्यों पसंद है या मेहमान नहीं चाहिए, तो अपने आंतरिक सन्यासी को याद करें। वह अपनी लालटेन के साथ वहां खड़ा है, आपको दिखा रहा है कि सच्चा प्रकाश केवल तब जन्म लेता है जब आप अपने अंधेरे में कदम रखते हैं।
गहरे एकांत को अपनाने पर यह कितना शक्तिशाली हो सकता है, क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? ये केवल अकेले होने के बारे में नहीं है, बल्कि उस एकांत के साथ आप क्या करते हैं। युंग के लिए सन्यासी कोई दुखी आकृति नहीं है, न ही सामाजिक असफलता। वह आंतरिक बुद्धि का संरक्षक है। जब आप सन्यासी की पुकार का पालन करते हैं, तो आपका एकांत विकास की यात्रा में बदलने लगता है। उस स्थान में आप उन उत्तरों को पाते हैं जिन्हें दुनिया का शोर डुबो देता है। वहां बिना जल्दबाजी के महसूस करने, सोचने, चिंतन करने की अनुमति देते हैं। आपकी आत्मा ठीक होने लगती है। आप पैटर्न को पहचानना सीखते हैं, अपनी छाया को एकीकृत करते हैं और अपने उन हिस्सों को उजागर करते हैं जो लंबे समय से छिपे थे। इससे भी अधिक, आप एक शांत ताकत और आंतरिक आत्मविश्वास विकसित करना शुरू करते हैं जो बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं करता। कई लोगों के लिए यह रास्ता चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बाहरी दुनिया व्यस्तता, निरंतर संपर्क, सामाजिक गतिविधि की महिमा करती है। एंड लेकिन सन्यासी हमें याद दिलाता है कि दुनिया के लिए वास्तव में मौजूद होने के लिए आपको पहले अपने लिए मौजूद होना होगा। यही एकांत की बुद्धि है। यदि आप मुलाकातों से इनकार करते हैं, यदि आप अकेले रहना पसंद करते हैं, तो आप खुद को बंद नहीं कर रहे। आप भीतर तैयारी कर रहे हैं ताकि बाद में दूसरों से अधिक प्रामाणिकता गहरे संबंध के साथ मिल सकें, पहले अपने आप से और फिर दूसरों से। सन्यासी आपको इस गहरे परिवर्तन के लिए आमंत्रित करता है। यदि आप उस आंतरिक पुकार को महसूस करते हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। अब कि आप अपने आंतरिक सन्यासी को जानते हैं, बाय एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। एकांत की इच्छा और संबंध की आवश्यकता के बीच संतुलन कैसे पाया जाए? युंग ने सिखाया कि एक स्वस्थ जीवन का मतलब समाज को नकारना या पूरी तरह से अलग होना नहीं है, बल्कि दोनों पहलुओं के बीच एक सचेत संवाद स्थापित करना है। सन्यासी शांति, वापसी, आत्मनिरीक्षण की पुकार करता है। बाहरी दुनिया जुड़ाव, गतिविधि, भागीदारी की मांग करती है। कला इसमें निहित है कि आप अपनी सीमाओं का सम्मान करें, बिना पूरी तरह से बंद हुए और सामाजिक मेलजोल में खुद को तब तक न धकेलें जब तक आप आंतरिक रूप से तैयार न हों। यह सुनने और स्पष्ट रूप से संवाद करने की एक दैनिक प्रथा है। आप अपने शांत समय की रक्षा के लिए रस्में बना सकते हैं, जैसे पढ़ना, अकेले टहलना या सुबह की एक रूटीन जो सिर्फ आपके लिए हो। साथ ही आप उन लोगों के साथ जानबूझकर जुड़ने के लिए एक क्षण चुन सकते हैं जो वास्तव में आपको पोषण देते हैं और आपके स्थान का सम्मान करते हैं। यह संतुलन पहले आसान नहीं है, लेकिन यह मुक्तिदायक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इसे उचित ठहराने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है, सिवाय अपने आप को। समाज इसे शायद ना समझे, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि उसे क्या चाहिए। युंग ने कहा, व्यक्तिगत बनना का अर्थ है अपने आप के प्रति सच्चा होना, भले ही दुनिया कुछ और मांगे। तो इस रास्ते को अपने लिए अनुमति दें। अपने आंतरिक सन्यासी का सम्मान करें और साथ ही उन रिश्तों को पोषित करें जो वास्तव में आपकी आत्मा को खिलाते हैं, न कि उसे खाली करते। तब एकांत एक बोझ होना बंद हो जाता है और नवीकरण के लिए एक पवित्र स्थान बन जाता है। इस संतुलन को बनाए रखना आसान नहीं है। दुनिया शोर से भरी है, अपेक्षाओं से भरी है और आंतरिक आवाज कभी कभी आपके अकेले रहने की इच्छा का आलोचना करती है। लेकिन अपनी सीमाओं का सम्मान करना स्वार्थी नहीं है। यह आत्मप्रेम और गहरी देखभाल का कार्य है। सबसे पहले अपनी आंतरिक संकेतों को पहचानना सीखें। क्या आपका शरीर थका हुआ है? क्या आपका दिमाग बिखरा हुआ है? क्या आपका मूड चिड़चिड़ा है? ये संकेत हैं कि आपके सिस्टम को आराम चाहिए। जब आप इसे नोटिस करें तो खुद को धीमा करने की अनुमति दें, भले ही इसका मतलब योजनाओं को रद्द करना या फोन बंद करना हो। दूसरा, स्पष्ट रूप से संवाद करें। आपको हर चीज को उचित ठहराने या समझाने की जरूरत नहीं है। एक साधारण मैं आज घर पर रहा हूं, मुझे अपने लिए समय चाहिए, काफी है। जो आपसे प्यार करते हैं वे समझ जाएंगे, जो नहीं समझते वह दूसरी कहानी है। तीसरा, एक पवित्र स्थान बनाएं। यह आपके घर में एक आरामदायक कोना हो सकता है, पार्क में एक पसंदीदा जगह, सुबह की एक रूटीन जो सिर्फ आपके लिए हो। वहां आपका आंतरिक सन्यासी सुरक्षित महसूस करता है। अंत में, अपने आप के प्रति कोमल रहें। हमेशा सक्रिय या सामाजिक रूप से मौजूद रहने की अपेक्षा न करें। आपको अपने आप के साथ रहने की अनुमति है। अपनी एकांत की लालसा का सम्मान करना अपनी आत्मा का सम्मान करना है। यह वह रास्ता है जिससे आप पूर्ण बनते हैं, जैसा कि कार्ल युंग ने सिखाया। शायद अब
इस यात्रा के अंत में आपको अपने अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हो, कुछ गहरा और सच्चा। यही युंग के काम की महान सुंदरता है। प्रत्येक आत्मा की विशिष्टता। कोई सही या गलत तरीका नहीं है, केवल आपका तरीका है। यदि आपका तरीका घर पर रहना, मेहमानों और शोर से बचना है, तो यह आपको अजीब या कम प्रिय नहीं बनाता। युंग हमें याद दिलाते हैं कि व्यक्तिगत बनना, इंडिविजुएशन, पूर्ण बनने की प्रक्रिया का अर्थ है अपने सभी हिस्सों को अपनाना, यहाँ तक कि वे हिस्से जिन्हें समाज हमेशा महत्व नहीं देता। जब आप अपनी वापसी की इच्छा का सम्मान करते हैं, तो आप अपनी आत्मा के एक आवश्यक हिस्से का सम्मान कर रहे हैं। आपको खुश होने के लिए बाहरी सांचे में फिट होने की जरूरत नहीं है। आपका घर, आपकी चुप्पी, आपका एकांत, ये पवित्र स्थान है जहां आपकी आत्मा नवीनीकृत होती है और बढ़ती है। वहां उस अंतरंग स्थान में आपको दुनिया से अपने शर्तों पर मिलने की ताकत मिलेगी, प्रामाणिकता और आंतरिक शांति के साथ। यदि आप आज केवल एक अंतर्दृष्टि लेते हैं, तो वह ये हो: जिस तरह से आप दुनिया में मौजूद हैं, वह मान्य है। चुप्पी के लिए आपका प्यार आपकी आत्मा की एक वैध अभिव्यक्ति है और यह सम्मान का हकदार है, सबसे पहले आपसे। हम इस यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपके लिए केवल शुरुआत है। हमने एक साथ कार्ल युंग की 6 सत्यों की खोज की, सन्यासी के आर्कटाइप से मुलाकात की और यह जाना कि एकांत कैसे गहन बुद्धि का स्रोत बन सकता है। अब मैं आपको नम्रता के साथ भीतर देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह पहचाने कि अकेले रहने की आपकी इच्छा कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरे आंतरिक संबंध का प्रतिबिंब है, कि आपकी सीमाएं स्वार्थी दीवारें नहीं, बल्कि आत्म देखभाल के सच्चे कार्य हैं। उसी स्थान में, आपके अपने स्थान की चुप्पी में, आपके पास हर दिन खिलने की संभावना है, थोड़ा और अपने सच्चे स्व बनने की।